एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम कीमत पे आपकी फसल को खरीदना। अब एमएसपी क्या है और ये कैसे चली आ रही है? एमएसपी किसानों के हित के लिए काफी सालों से चली आ रही ये व्यवस्था है। केंद्र सरकार आपकी फसलों पर एक न्यूनतम कीमत तय करती है जिससे वो आपकी फसल खरीदती है। मान लीजिए अगर आपकी फसलों की कीमत डाउन है या मार्केट में उसका प्राइस बहुत कम है, फिर भी सरकार उसकी न्यूनतम राशि नहीं उसे खरीदती है, चाहे कितनी भी मार्केट डाउन हो या अप हो। और ये एमएसपी की व्यवस्था किसानों के हित के लिए लाई गई थी ताकि किसी भी किसान को नुकसान ना हो, क्योंकि बैक टाइम में आपको भी पता है कितने किसानों ने सुसाइड किया है इसी की वजह से। वे फसल उगाते थे और उसको बेचते थे लेकिन उनको कोई लाभ नहीं होता था, जिसकी वजह से उनका कर्जा बढ़ते जा रहा था। तो इसीलिए सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था लागू की। 1960 के दशक में अन्न को बचाने के लिए सरकार ने गेहूं पे एमएसपी की व्यवस्था लागू की ताकि सरकार किसानों से गेहूं कर पीडीएस योजना के तहत गरीबों को बांट सके। एमएसपी को लेकर किसानों में क्या डर है? वैसे तो एमएसपी तय होती है कि किसानों को उनकी लागत का 50% फीसदी रिटर्न हो जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। कई जगह किसानों पे उनकी लागत का 10% भी या मान लो उनकी लागत का 1% भी नहीं मिलता है। और कई कई जगहों पे तो ऐसा होता है कि उनको एमएसपी से भी कम कीमतों पे अपनी फसल बेचनी पड़ती है, लेकिन इसको लेके कोई कानून ही नहीं है, तो वो अदालत में जाके अपना हक भी कैसे मांग सकते हैं। और गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी एमएसपी रोक सकती है, क्योंकि यह एक नीति है, कोई कानून नहीं। और यही डर किसानों को है। अब जान लेते हैं कि अब तक एमएसपी से किसानों को कितना लाभ मिल चुका है। हर फसल पर केंद्र सरकार एमएसपी नहीं देती, केवल 23 फसलें ऐसी हैं जिस पे एमएसपी लागू की जाती है। कृषि मंत्रालय का एक विभाग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोर्ट्स, जो कि गन्नों पे एमएसपी तय करता है, और ये बस एक विभाग है जो सुझाव देता है, ये कोई संस्था नहीं है जो एमएसपी लागू कर सके। अगस्त 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक केवल 6% किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया है। बिहार में एमएसपी से खरीद नहीं की जा सकती। वहाँ राज्य सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, जिसे हम पैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि किसानों से अनाज खरीदती है, लेकिन किसानों की शिकायत है कि वो बहुत कम दामों में और बहुत देर से खरीदती है, और वो फसल भी बहुत कम खरीदती है। बहुत सारे किसानों को अपनी फसल बिचौलियों को कम कीमत पे बेचनी पड़ जाती है, जिससे उनका नुकसान होता है बहुत ज्यादा, और जिससे उनका कर्जा बढ़ता जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी फसलों पर एमएसपी लागू होता है। इसमें से 7 अनाज वाली फसलें हैं: धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ। ये 7 अनाज वाली फसलें हैं इस पे एमएसपी लागू होता है। 5 दालें हैं: चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। और 7 ऑयल सीड फसलें हैं जिनमें से तेल को निकाला जाता है: सोयाबीन, सरसों, तिल, काला तिल, नाइजर और सूरजमुखी और कुसुम। और लास्ट में कुछ फसलें बचती हैं जैसे गन्ना, जूट और नारियल। ये 23 फसलें ऐसी हैं जिसपे एमएसपी लागू किया जाता है। और खाली गन्ना इसमें से एक ऐसी फसल है जिसपे कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश के मुताबिक गन्ने पर उचित लाभकारी मूल्य देना जरूरी है। अब एमएसपी को लेकर किसानों की क्या मांग है, इसके बारे में जानेंगे। आंदोलन कर रहे किसानों की मांग है कि जो न्यूनतम राशि से भी कम में खरीद करता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और एमएसपी पर सरकारी खरीद लागू रहे, और साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी में लाया जाए ताकि किसानों को और लाभ हो सके। हालांकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि एमएसपी की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि ये बात कानून बनाकर लिखित में उन्हें दी जाए, जिससे उनको भरोसा हो जाए कि सरकार कभी एमएसपी नहीं हटाएगी और भी फसलों पे वो एमएसपी लगाएगी। अब जान लेते हैं सरकार के लिए एमएसपी कितनी भारी पड़ती है। ये जो 23 फसलें हैं, ये जो भारत की फसलों का 1/3 हिस्सा ही है। मछली पालन, पशुपालन, सब्जी वगैरह आदि शामिल नहीं है। अगर इन 23 फसलों के आंकड़े देखे जाए तो साल 2019 से 20 में सभी को मिलाकर 10.78 करोड़ का उत्पादन हुआ। लेकिन ये सारी फसलें बेचने के लिए नहीं होती, किसान उसको अपना पर्सनल यूज भी करता है, और बाजार में बेचने के लिए इन सब फसलों का अनुपात भी अलग अलग होता है। जैसे 50% रागी का होगा तो 90% दालों का होगा। गेहूं 75% होगा। अगर औसत 75% भी मान ले तो इसका कुल मिलाकर उत्पाद होगा 8 लाख करोड़ के ऊपर। तो सवाल ये है कि सरकार को अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी देनी हो तो सरकार को इतना खर्चा करना पड़ेगा, और इसका जवाब है नहीं। इन 23 फसलों में से गन्ने को निकाल दीजिए, क्योंकि वह पैसा सरकार को नहीं देना पड़ता, वो शुगर मिलों देती है। सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए पहले ही कुछ फसलें खरीद लेती है, जिनकी कुल कीमत 2019-20 में 2.7 लाख करोड़ थी। सरकारी एजेंसियों को बाजार की सारी फसलें खरीदने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सरकार 1/3 का 1/4 हिस्सा भी खरीद लेती है, तो फसलों की कीमतें अपने आप ऊपर बढ़ जाती है, यानी कि महंगी हो जाती है। और जब फसल महंगी हो जाती है तो किसान उस फसल को बाहर भी बेच सकता है, वो भी ऊंची कीमतों पर, जो कि किसान करता भी है, बेचता भी है। हालांकि ये सब्सिडी वाली कीमत होती है, लेकिन इन सबको देखें तो सरकार को यह खरीद हर साल 1.5 लाख करोड़ पड़ती है। अब जान लेते हैं कि सरकार किस तरह से एमएसपी का लाभ किसानों को दे सकती है।
पहले सरकार प्राइवेट कंपनियों के ऊपर इसके लिए दबाव बना सकती है कि वे फसलों को एमएसपी पे खरीदे, जैसे कि वे गन्ने के लिए करते हैं। दूसरा, सरकार अपनी एजेंसी भारतीय कपास निगम के जरिए वे एमएसपी पे सारी फसलों को खरीदे। और तीसरा, जितना घाटा हो वो सरकार किसानों को दे दे और ना वो खुद खरीदे ना वो प्राइवेट कंपनियों को खरीदने का ऐसा दबाव बनाए, और जो भी उस वक्त पे फसल की कीमत है उस कीमत पे किसानों को फसल बेचने दे। और जो अंतर आता है एमएसपी और किसानों ने जो बाहर फसल बेची है उस अंतर को सरकार किसान को दे दे, जिससे कि किसानों को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और उनका जो नुकसान होगा उसकी भी भरपाई साथ साथ होती रहेगी। अब बात कर रहे थे सरकार ये लिख के देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर सरकार इस नीति को कानून में जोड़ भी दे तो इसका पालन कैसे किया जाएगा, क्योंकि कई जगह एमएसपी से भी कम कीमतों पे फसल खरीदी जाती है जिनके लिए कोई भी कानून नहीं बना हुआ। एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी फसल वैसी होगी जैसा तय किया गया है तो ही उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, यानी न्यूनतम कीमत उसकी प्रदान की जाएगी। लेकिन कई फसलें गुणवत्ता को मानकों के अनुसार ठीक नहीं बैठती है, इसको कैसे तय किया जाएगा। जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उसका क्या होगा। ऐसी सूरत में सरकार कानून में किसानों की मांग शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना मुश्किल होगा। और बाकी फसलों को भी अगर सरकार ऐड करती है एमएसपी में तो उसके लिए सरकार को बजट सोचना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा, या यूं कहें कि सरकार को उसको पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सरकार को कई कमेटियों ने सिफारिश दी है कि गेहूं और धान की कीमत में कम किया जाए और सरकार इसी उद्देश्य के तहत काम भी कर रही है और आने वाले दिनों में ये कीमत कम भी होने वाली है। यही डर किसानों को है। भविष्य में सरकार फसल कम खरीदेगी तो जाहिर है किसान निजी कंपनियों को अपनी फसल बेचेगी, और जाहिर है अगर निजी कंपनियां किसानों से फसल खरीदती है तो वे चाहेगी कि एमएसपी से भी कम रेट पे वे खरीदे ताकि उनका मुनाफा और बढ़ सके। फिलहाल सरकार के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिसके लिए वे निजी कंपनियों को बात में कर सके या बाउंड कर सके कि वे एमएसपी के ही प्राइस पे फसल खरीदे। और कई लोग कहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को द्विपक्षीय रखना चाहती है और कानून में अगर एमएसपी जोड़ दिया जाए तो इससे जुड़े हर मुकदमे में 3 पक्ष शामिल होंगे, एक सरकार, दूसरा किसान और तीसरी निजी कंपनी, जिससे सरकार को बहुत नुकसान होगा और सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गाइस, आपका क्या ओपिनियन किसानों के आंदोलन को लेकर, क्या सरकार इनकी मांग पूरी करेगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।